सब लोग एक बार यस कर दें जिससे कि हम आगे बढ़ें। यस, कमेंट सेक्शन में यस देखना चाहूंगा आप लोगों का। ओके, यस आ रहे लगे हैं। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न पर आप मुझे क्या जवाब देते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, चाहूंगा जवाब भी बड़ा सिंपल सा मिले। हमेशा आप कहते थे कंटेंट कंटेंट कंटेंट, तो आज कंटेंट ही लिया गया है और देखूंगा आप इसलिए कंटेंट में कितने श्योर हैं। एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का गुणनफल कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है, तो उनमें से एक न्यून कोण है, तो कोण बताओ कौन सा होगा दूसरा वाला। The product of the length of two sides in a right angle triangle is equal to the half of the square of the hypotenuse is an acute angle। कौन सा एक न्यून कोण इनमें से होगा, ये आपको देखना है और मैं चाहूंगा जवाब मिले तेजी के साथ। तो देखते हैं साहब क्या जवाब देते हैं आप। सिंपल सवाल है, आसानी से हो जाएगा। हालांकि मैं इसको अगर आपको बेसिक से बताऊं तो पहले बेसिक से समझ लेते हैं। उसने कहा एक समकोण त्रिभुज था, चलिए ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। बहुत बढ़िया, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी जो लंबाइयां हैं, सपोज हमने माना ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। उसने कहा त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई यानी ए गुणा बी किसके बराबर है, कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब आपको तो पता है त्रिभुज समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय तो उसमें पक्का लगेगा, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर के आपको दो वैल्यू मिलेंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दोनों को बराबर रख दूं तो आपने कहा रख दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। अब 2ab को मैं इधर ले गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 2ab क्या हो गया भाई, यहाँ पर भी देख लें 2ab का मतलब क्या हो गया। आपने कहा सर 2ab का मतलब तो बड़ा आसान हो गया कि भाई ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और यानी बराबर 0, तो a माइनस बी बराबर 0 यानी a बराबर b, यानी दो भुजाएं बराबर हो गई। और आप तो अब जानते हैं यानी ये समकोण त्रिभुज है, a और b दोनों बराबर हैं, तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज बना। और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है, अच्छे से कहती है कि जिस त्रिभुज के जितने कोण बराबर उसकी उतनी भुजाएं बराबर, जिस त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर उसके उतने कोण बराबर। जब 90 का ये है तो भी ये दो कोण कितने कितने के हो गए, आपने कहा दोनों ही बराबर थे 45 45, तो राइट ऑप्शन 45 होना चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? आगे तो एक बार यस करके जल्दी से जवाब दें, यस करके जल्दी से मुझे बताएं कि आपको समझ में आ गया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़िया से जवाब मिल रहा है आपका, ओके यस ओके बहुत बढ़िया। तो एक और सवाल लिया जाए फिर, तो क्लियर हो गया सबको। आप सिंपलीफाई भी कर सकते थे, ये 90 का तो 45 45 के आप अंदाजा भी लगा सकते थे, लेकिन बेसिक तरीका क्या है सवाल को समझने का वो आपको मजबूती से पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं वन मोर क्वेश्चन क्या मिलता है आपको। एक और सवाल ये रहा आपके सामने। एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ा दी जाती है। 4 पाई वो वाली नहीं जिसको आप कोट बोलते हैं, खाट वाली 4 पाई नहीं है ये 4 पाई है जो गोल चीज होती है। तो एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 3 गुना होगा, आधा होगा, 4 गुना होगा कि 2 गुना होगा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। इस 4 पाई पर आपको क्या करना मिलेगा, मैं तब तक बैठा हूं, तेजी से आंसर दीजिएगा। ओके, जवाब मिलने लगे हैं आप लोगों के, ABCD के रूप में आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहूंगा जवाब मिलेगा आपका बढ़िया बढ़िया। और सेशन को शेयर कर दो जल्दी से दोस्तों, क्योंकि बिना शेयर के बात नहीं बनती। तो सेशन को जल्दी से शेयर मारो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, चाचा का, बुआ का, मामा का, भाई का, सबका बदला ले लेगा। अरे तेरा फैजल सुना था ना आपने, फैजल बन जाओ, सबको बुलाओ। बहुत बढ़िया, सवाल बहुत ही खूबसूरत है और जवाब भी आपके बहुत खूबसूरत होने चाहिए। तो देखते हैं, एक वृत्त की परिधि थी। अगर मैं इसको बेसिक आपसे कर रहा हूं तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। वृत्त की परिधि जो थी वो 4 पाई थी, चलो जी 4 पाई। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो आपने पाई से पाई को फिनिश कर दिया, आपको क्या मिला, आपको मिला 2r इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू 2। यानी पहले वाले की जो परिधि वो से उसकी त्रिज्या आपने निकाली, रेडियस निकाली जो 2 सेंटीमीटर थी,
बहुत बढ़िया। अब आपने इसको देखा, अगर मैं 2 पाई आर दूसरे वाले की थी, इसकी बात करते हैं तो 8 पाई, पाई से फिर पाई कटा, आर इज इक्वल टू 4, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 4, तो पहले वाले की दूसरे वाले की 4। अब उसने कहा क्षेत्रफल, आप तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 4 पाई, तो इसका होगा एरिया। इसका क्या करें, इसका हुआ पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो ऐसे रहा, आर स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 16 पाई ये हो गया। यानी इस वाले की जब त्रिज्या बढ़ाई गई सर्कल की, वो हुआ 16 पाई उसका एरिया, इसका हुआ 4 पाई, कितना गुना हो गया 16 पाई अपॉन 4 पाई। अब 4 पाई से 16 पाई काटी तो फिर 4 पाई बच गई हैं 4। बात समझ में आई? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको, मेरे दोस्त को बात समझ में ना आई हो, जिसको बात समझ में ना आई हो वो जल्दी से कमेंट करके बताए मुझे, अदरवाइज क्वेश्चन में दम है। हाय, अब आसिफ कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, यानी आपको तो सही जवाब मिल गया, सी ऑप्शन। खूबसूरत जवाब आप लोगों ने दिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब आपके मिल रहे हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर और बढ़ते हैं एक और नए सवाल की तरफ। नया सवाल ये रहा, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुना होगी? सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखते हैं इसका जवाब क्या देते हैं आप। किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 times the radius of a circle, its new circumferences will be how many times the old circumferences, कितनी हो जाएगी? यानी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये होगी आपकी एक रेडियस। उसने कहा एक वृत्त की त्रिज्या थी ये r, आपने कहा भाई साहब इसको 3r कर दिया, तो ये आपसे पूछा गया कि ये जो परिधि थी सरकम वो कितने गुना बढ़ जाएगी। सवाल बड़ा सिंपल है, तो आप तो बड़े समझदार हैं और मुझे आपसे पूरा भरोसा है कि आप इसका जवाब एकदम सही सही देंगे। तो भरोसे को ना तोड़ते हुए, चीज़ों को जोड़ते हुए जल्दी से सवाल का जवाब मुझे दे दो। हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, ऐसी बात मैंने सुनी थी, तो हंसते हंसते सवाल भी कट जाएंगे हंसते हंसते, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा क्या होगा भाई। अपने क्वेश्चन को भी मेंशन कर दिया करें आप लोग, आप अपने क्वेश्चन को भी मेंशन कर दिया करें कि आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ओके ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखो समाना, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करी आपने, तो पहली वाली परिधि कितनी हुई? आपने कहा r था, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ये बात समझ में आ गई, वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बात करें 3 गुना हो गई, तो ये तो 3r हो गई, यानी अब क्या करें, अब आपने वृत्त की परिधि देखी 3r है, तो मतलब क्या हुआ, आपने कहा सर नई वाली परिधि 2 पाई इंटू 3r हो गई, यानी ये तो होगी 6 पाई r। अब यानी नई वाली परिधि 6 पाई r, पुरानी वाली परिधि 2 पाई r, तो भाई क्या हो गया उत्तर, आपने कहा 6 पाई r अपॉन 2 पाई r, डिवाइड कर दें तो 3 गुना। अब यहां पर समझने की बात है, ये सोचने की बात है, और वो सोचने की बात क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या है वो सोचने की बात? वो सोचने की बात ये है कि भाई आप जब इस क्वेश्चन को कराते हैं, जब इस क्वेश्चन को बताते हैं, तो फॉर एग्जांपल उसकी त्रिज्या 4 गुना हो जाती, उसकी त्रिज्या 4 गुना हो जाती, तो ये 4 बार हो जाता ना, तो ये 8 आर हो जाता, तो फिर डिवाइड करते तो कितना आता, 8 पाई आर में आप डिवाइड कर दे 2 पाई आर का, तो ये 4 गुना हो जाता। तो आपने कुछ एनालिसिस किया, यू हैव टू एनालाइज क्या, कि इसमें एक रिलेशन है, एक संबंध है, ये मैंने कल भी बताया था, इसमें एक संबंध है। वो संबंध क्या है? संबंध बड़ा सिंपल सा है कि भाई जितना वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी जिस रेशो में, उसी रेशो में उसकी परिधि भी बढ़ेगी। अगर वृत्त त्रिज्या को दुगना करोगे तो परिधि भी दुगना होगी, आप त्रिज्या को 3 गुना करोगे तो परिधि भी 3 गुना होगी, आप त्रिज्या को 4 गुना करोगे तो परिधि भी 4 गुना होगी, आप त्रिज्या को आधा करोगे तो परिधि भी आधी हो जाएगी, या इसके अपोजिट, परिधि दी है उस परिधि का आधा कर देंगे तो उसकी त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन 3 गुनी याद रखेंगे, तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमें पता होता है क्या, वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी परिधि 4 गुना हो जाएगी। ओके बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। एक और सवाल, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत? बड़ा ही आसान सवाल है, बड़ा ही हसीन
हसीन सवाल इसको मैं कहूंगा, बहुत ही हसीन सवाल है, हसीन प्रश्न है, जवाब चाहूंगा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो देख लेते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इसका। तो सिंपल थ्योरी है, सिंपल समझने की कोशिश करें और लाइक शेयर करते रहें वीडियो को, जिससे कि आगे वाले दोस्तों को भी ये प्राप्त हो। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिल रहा है आप लोगों का। 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा ये आपको बताना। तो लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखिएगा सवाल, 1 ग्राम, भाई 1 किलोग्राम का पूछा, और देखो जब भी आप ग्राम और किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, इनमें प्रतिशत निकालते हैं ना, तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात है उनका एक यूनिट में होना। यानी 1 किलोग्राम, ये किलोग्राम में है तो इसको आप ग्राम में बदलो, 1000 ग्राम। अब सवाल क्या बना? सवाल क्या बना? सवाल बड़ा सिंपल सा बना कि भाई उसने बोला है कि 1 ग्राम 1000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1 ग्राम 1000 ग्राम का कितने प्रतिशत है? 100 की गुणाई तो करते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1/10 कितना होता है? 0.1%। कितने सही जवाब हैं? डी। ना 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 ना, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा ऑप्शन। प्रीति डी नहीं होगा, अमन, सब लोग डी आंसर दे रहे हैं। कौन से वाले क्वेश्चन का? पीछे वाले क्वेश्चन का डी तो नहीं था। ओके, पहले वाले का मिल रहा है डी। इस वाले का बताओ भाई जल्दी से, पहले वाले से नहीं, इस वाले से मुझे प्यार है, जल्दी बताइएगा। हाँ जी, चाहेंगे जवाब तो इस वाले क्वेश्चन नंबर भी मेंशन क्या करो आंसर में, आप क्वेश्चन नंबर भी मेंशन क्या करो। तो राइट आंसर है सी। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? हम जनरली गलती कर देते हैं कि 1/1 गुणा 100, हालांकि 100% दिया नहीं है, नहीं तो 100% भी कर देते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। तो एक और इसी खूबसूरती के साथ एक सवाल और आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर हो तो उसका अनुपात क्या होगा? अब समझना, एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उसका अनुपात क्या होगा? अब देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, बहुत सिंपल सा जवाब होगा और मैं चाहूंगा इसका जवाब आप मिले। तो उसने बोला क्या है? एक संख्या का आधा। ओके, एक संख्या का आधा कर दिया आपने। सपोज ए था, ए का आधा दूसरी वाली संख्या के 0.7 को देखें तो 0.07 को अगर डिवाइड कर दूं मैं तो 001, 7/100। तो दूसरी संख्या के 7/100 के बराबर उसने बोल दिया। ऐसे तो बोलोगे कि उसने बोला दूसरी संख्या के 7/100 के बराबर। वो संख्या बी थी, बी का 7/100 के बराबर है, यही तो बोल रहे हो और थोड़ी बोल रहे हो कुछ। इसके अलावा हो तो मुझे बता देना। ओके, तो आपने क्या काम किया? आपने छोटा सा काम किया, 2 से काटा 50। अब इसको उधर भेज दिया, ए को इधर और बी को उधर ले आए। तो जब इसको बी को उधर भेजा तो a/b बराबर 7/50। कितना आसान सा उत्तर था, बताओ इससे कोई आसान उत्तर हो सकता है? आपने कुछ भी नहीं कि जो उसने बोला बस मैंने वही तो किया और मुझे तो उत्तर एकदम मिल गया, है ना? उत्तर मिल गया। अनु वेलकम। तो भाई ये उत्तर निकालने में कोई परेशानी, हालांकि ऐसे प्रश्न करने में हम ज़्यादातर गड़बड़ी कर देते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन गड़बड़ी करने का नहीं, सवाल बुलाता है मगर गड़बड़ी करने का नहीं। बहुत बढ़िया, ए नहीं होगा, दैट इज 5/7/50। नो, ए इज द रॉन्ग आंसर जस्ट बिकॉज ऑफ a/b आपसे पूछा है। तो a/b इज इक्वल टू 7/150। तो अपोजिट कर लीजिएगा, दैट इज द राइट ऑप्शन इज सी। बहुत ही खूबसूरत दिया आपने जवाब भाई साहब जी। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से चाहूंगा जवाब मिले। कौन कौन साथी तैयार हैं? एक बार यस तो कर दो, कमेंट सेक्शन में यस करके तो बता दो कौन कौन मेरे साथी तैयार हैं। आर यू रेडी? यस के नो? यस, ऑल ऑफ यू आर रेडी। बढ़िया, ओके, सब रेडी हैं। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं नया जवाब क्या है। एंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल AD और AE क्रमशः एंगल A के समद्विभाजक और BC पर लंब हैं। EAD का मान क्या होगा? देखो बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। हाँ भाई, शेयर जरूर करते रहो सेशन को। देखो शेयर में कंजूस ना 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 ना,
विक्रम जी आपको बात बताते हैं हम, भाई कोई भी से शेयर मत कर देना, क्योंकि जैसे ही कोई शेयर कर देगा ना तो उस पर 1,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है ना। तो चुपचाप पढ़ते रहो, शेयर करोगे तो 1,000 रुपए देने पड़ जाएंगे, है ना। वो तो शुक्र मनाओ, ऐसा कोई तरीका नहीं कि आपको 1,000 रुपए देने पड़ जाएंगे। अगर 1,000 रुपए देने की बात होती तो कोई आता भी नहीं है। चलो देखते हैं, तो कोशिश करो, शेयर करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक शेयर में कुछ नहीं जाता, बस एडुकेटर का जो मन है वो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है कि इस बच्चों ने सपोर्ट किया। ओके, हेलो, कैसे हैं सीमा। सवाल देखिएगा, पहले इसका मैं चित्रकारी कर देता हूँ क्योंकि चित्रकारी शायद आपको भारी पड़ेगी, तो पहले मैं इसका चित्र ही खींच देता हूँ। ये इसका चित्र है, इसका फिगर कुछ इस तरह से मैं बना देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये था ए, ये था बी और ये था सी। उसने बोला यहाँ पर एक लाइन है ई जो 90 डिग्री कोण बना रही है, और क्या था, एक डी था, डी का मान पूछ रहा मुझसे, ऐसे ही है। अब सवाल पढ़ो क्या कहता है। ओके, ठीक है, समझते हैं। उसने कहा ए बी सी में एंगल बी 60 डिग्री, तो ये कितने का है, 60 डिग्री का है। उसके बाद देखें दूसरा वाला, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, हाँ अभी करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई, 40 डिग्री। तो अब आगे देखें, उस ए ई क्रम से एंगल ए के समद्विभाजक है। अब देखो ये ए जो है, ई जो है इसका समद्विभाजक है, आधा कर रहा है, और बी सी पर लंब, इस पर लंब भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस पर लंब है यानी इसका परपेंडिकुलर है और समद्विभाजक भी है, कोई बात नहीं। उसने बोला ई ए डी का, अब इस बीच वाले की बात कर रहा है, इसका मान क्या है। तो देखिए इन सवालों को करने के लिए सिंपल समझो, ए डी जो है वो कोण के समद्विभाजक हैं, ए डी और ई दोनों, यानी ये दोनों समद्विभाजक है, दोनों दो बराबर बराबर भागों में तोड़ रहे हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन मिल जाए ना कि ये दोनों, इस ये वाला भी और ये वाला भी, इसको दो बराबर भागों में तोड़ते हैं, समद्विभाजक होते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। तो हम करेंगे, जब भी आपको इस वाले बीच वाले एंगल का मान निकालना, अगर ये दोनों है तो बहुत छोटा सा काम करना, तो इस वाले एंगल का मान हमेशा क्या होता है, ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल बटे 2, बस एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2 हमेशा आपको इसका वैल्यू देगा। इन दोनों के कोण का अंतर का आधा हमेशा वो कोण होगा जिस पर आपने दो लंब डाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराने का नहीं। तो एंगल बी कितने का था, 60 का था, एंगल सी कितने का था, 40 का था, 2 से डिवाइड कर दिया आपने, तो 20 बटा 2 तो कितना आया, 10 डिग्री होना चाहिए था। तो आपका जवाब क्या है भाई साहब, आपने तो कोई जवाब ही नहीं, क्या बात है, आज कसम खा के आए हो, क्या जवाब नहीं देने का, ऐसा कुछ कसम वसम तो नहीं खा लिया घर से निकलते कि अबे मैं कसम खा रहा हूं आज एक जवाब नहीं दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, कोई ऐसा सीन तो नहीं है ना। हाँ अब तो सब दे देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दैट इज राइट ऑप्शन, 10 डिग्री। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं नया सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास ए बी है, पी क्यू जीवा है जो ए बी को नहीं काटती, ए पी और बी क्यू को मिलाएं, यदि एंगल बी ए पी बराबर एंगल ए बी क्यू हो तो एंगल बी क्यू पी क्या होगा, बी क्यू पी आपको बताना है। ओके, देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो अब सॉरी माफ कीजिएगा, ये ए बी क्यू पी ये क्या होगा, ये कैसा चतुर्भुज होगा, मतलब ये सवाल है, चक्रीय वर्ग होगा, चक्रीय समलंब होगा, चक्रीय समचतुर्भुज होगा, चक्रीय आयतन होगा, यानी साइक्लिक स्क्वायर, साइक्लिक ट्रेपेजियम, साइक्लिक रोम्बस और साइक्लिक रेक्टेंगल, इनमें से क्या बनेगा। चलो देखते हैं। अरे अपनी कॉपी पेन खाका लात में लेकर बैठो, जल्दी से खींचो खींचो लाइन खींचो और देखो रथ के अंदर क्या बनता है, क्योंकि ये आपके सामने था ओ वाले केंद्र का व्यास ए बी है। तो ये भाई साहब हमारा एक वृत्त था, इस वृत्त का जो व्यास था वो ए बी था। ओके, ये बन गया ए बी, ये होगी इसकी रेडियस। इज इट क्लियर। तो जल्दी जल्दी से बढ़ो बढ़ो बढ़ो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, और जवाब देते चलो, जिससे कि पता लगता रहे कि आपका जवाब क्या है। ओके, देखते हैं जवाब आगे क्या बढ़ा। पी क्यू जीवा है, ओके, एक जीवा भी दे दी, चलो पी क्यू हमने जीवा मान ली, ये रही जीवा पी क्यू। पी क्यू जानते हो जीवा क्या होती है, कोड, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है
उसने बोला जो ए बी को नहीं काटती, ए बी को नहीं काट रही है ना, ओके, ए बी और बी क्यू को मिलाई, ए पी और बी क्यू को मिला दिया, ओके जी भाई साहब, जैसा उसने कहा वैसे ही कर रहा हूं जैसे वो बोल रहे हैं भैया। अब आपको बताओ यदि कोण ए बी ए पी, बी ए पी और कोण ए क्यू बी बराबर है, तो ये जो बना कैसी आकृति दिख रही है आप बताओ चलो मुझे। ये तो सबको पता लग गया ना, ये बना समलंब चतुर्भुज, ये तो वैसे भी बन के दिख रहा है आपको सामने, समलंब चतुर्भुज यानी साइक्लिक ट्रेपेजियम, दैट इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, किसी साथी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि उम्मीद पे आप खड़े हैं और उत्तर आपके एकदम जोश और जुनून से भरे हैं। तो बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपको। चलो एक पेडागोगी का सवाल भी हो जाए, क्योंकि अगर मैं पेडागोगी नहीं कराऊंगा तो फिर आप मुझे पाप लगेगा, कहोगे सर आपने पेडागोगी तो कराई नहीं थी हमें। चलो पेडागोगी भी देख लेते हैं। सवाल आपके सामने रखता हूँ, पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसलिए चुन के रखा गया है क्योंकि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 जमा 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा 38 40 के पास है, इसलिए 27 जमा 40 67 होते हैं, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की युक्ति क्या है? पुनर्समूहीकरण है, प्रतिकारी है, संवर्धी कारक है, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण है, रीग्रुपिंग, काउंटरवैलिंग, वृद्धिकारी दैट इज ग्रोथ बेस्ड, और डायरेक्ट मॉडलिंग। इस काउंटरवैलिंग को आप कंपनसेशन भी बोलते हैं, कंपनसेशन भी इसको बोला जाता है। तो भाई जल्दी से जवाब दीजिएगा, इस पेडागोगी के क्वेश्चन का जवाब क्या बेहतरीन से बेहतरीन देते हैं आप, मैं तो इसी उम्मीद में बैठा हूं। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 और 40 के नजदीक है, इसलिए 27 जमा 40 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की युक्ति क्या कहलाती है? अब समझने की कोशिश करना, इस सवाल को समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। बालक को बोला 27 जमा 38 करने के लिए, जैसे आपसे बोला जाता है, तो आपने बोला 27 38 को तो जोड़ना पड़ा मुश्किल है मुझे बानी मानसिक रूप से। तो बालक ने कहा कोई बात नहीं है, मैं 38 को 40 मान लूँ तो 2 जोड़ लिए 40 बन गया। अब 40 में अगर मैं 27 जोड़ूँ तो 67 होता है, लेकिन एक्चुअल में सही जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि 40 को प्राप्त करने के लिए, इस जोड़ को प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी तरफ से 2 ऐड किया था, तो 2 तो मुझे कम करना पड़ेगा, तो मैंने 2 कम कर दिया, दैट इज 65, है ना। इसी यानी आपने पहले जोड़ा फिर कम किया, तो इसी टेक्निक को पहले किसी चीज में बढ़ाना अपनी सुविधा के लिए, फिर उसको कम कर लेना, या पहले किसी चीज में कम कर लेना फिर उसको बढ़ा लेना, क्या कहलाता है? वही कहलाता है प्रतिकारी, जिसको कंपनसेशन बोलते हैं। होप सो समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से विक्रम जी ने वैसे आंसर दे दिया था कि इसका आंसर जो होना चाहिए वो प्रतिकारी होना चाहिए, कंपनसेशन। तो क्या मतलब समझे? मैं सारे बता दूं एक बार ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सही जवाब है कि नहीं। ओके, तो चलो देख लेते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ऑप्शन पुनर्समूहीकरण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये पुनर्समूहीकरण क्या है? देखो, पुनर्समूहीकरण का मतलब क्या? हासिल संबंधी गलती, हासिल संबंधी, जब भी कोई गलती होती है हासिल संबंधी, उसको बोला जाता है पुनर्समूहीकरण। जैसे बच्चे ने 29 में 28 जोड़ा, 8 9 17 2 2 4, 1 को भूल गया, तो उस हासिल का प्रयोग सही ना करना, उस हासिल का गलत प्रयोग करना, सभी एरर्स वो पुनर्समूहीकरण पुनर्वर्गीकरण में आती है। इज इट क्लियर? बढ़िया। बात करते हैं संवर्धी कारक। संवर्धी कारक का मतलब होता है किसी में ग्रो हो जाना, उसका इंक्रीमेंट हो जाना। इंक्रीमेंट कैसे? आपसे कहा गया, आपने एक ड्रेस देखी, भाई बहुत अच्छी ड्रेस है, वो थी 8,200 रुपए की, आपने कार्ट में डाली अपने अमेजोन के, और नेक्स्ट से क्या देखते हैं आपने नेक्स्ट डे देखा वो ड्रेस तो 800 रुपये महंगी हो गई और वो 9,000 रुपये की हो गई। वही ड्रेस जो सेम आपने एक दिन पहले देखी थी, उसकी कीमत में वृद्धि हो गई, और जैसी वो वृद्धि होती है उसी को बोला जाता है संवर्धी कारक। प्रत्यक्ष निरूपण का मतलब होता है डायरेक्ट मॉडलिंग, यानी बच्चा कैसे गिनता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे जोड़ता है, 3 और 4 को जोड़ो, बच्चा बोलेगा 1 2 3,
फिर बोलेगा 1 2 3 4, फिर सबको काउंट करेगा एक साथ 1 2 3 4 5 6 7। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष निरूपण, जहां पर बच्चा मूल चीजों का सहारा लेकर के जोड़ने की प्रैक्टिस करता है। ओके, तो प्रत्यक्ष निरूपण इज द राइट आंसर। नहीं होगा इसका राइट ऑप्शन प्रतिकारी, क्योंकि उसने पहले सुविधा के अनुसार जोड़ी चीज, उसके बाद उसको उतना ही कम कर दिया। यही तो सवाल था। एक और सवाल, संख्या 4 प्लस 44 बटा 10 प्लस 404 बटा 100 प्लस 444 बटा 1000 प्लस 4 बटा 10,000 का मान बता दो, क्या होगा। देखते हैं आपका जवाब। मुझे इस प्रश्न के लिए क्या मिलता है, मैं कमेंट भी साथ साथ देखता चलूंगा आप लोगों की, जिससे कि मुझे कमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखेंगे आपके जवाब मुझे क्या मिल रहे हैं भाई साहब, तेजी के साथ। और चलिए कमेंट भाई शेयर करते रहो सेशन को, लाइक करते रहो सेशन को, जिससे कि सब लोगों तक ये बात पहुंच जाए और सवालों को अच्छी तरह से आप कर पाएँ। सवाल आपके सामने है, 44 बटा 10, 404 बटा 100, 444 बटा 1000 और 4 बटा 10,000। सवाल का जवाब क्या देखेंगे आप, क्वेश्चन आपके समक्ष है और दीजिएगा जवाब। तो देखते हैं सवाल का जवाब क्या। देखो सिंपल समझो, इस 4 का मान तो 4 ही रहा, जब 10 में डिवाइड किया तो कितना हुआ 4.4। जब आपने इसमें डिवाइड किया तो 4.04, इसमें डिवाइड किया तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव तो 0.444, इसमें 4 जीरो थे तो कितना होगा 0.004। यही तो होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। इसके अलावा 10,000 था ना, एक और जीरो लगाओ, फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, सिंपल जोड़ना था। 4 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 12 तो ये हो गया दशमलव। अब देखो 4 लास्ट में आया, तीसरे अंक पर आते हैं, 4 यहां पर आया, 4 और 4 8 ये आया, और 4 और 4 8 ये आया। तो जवाब तो शायद आपको बहुत ही जल्दी से मिल गया होगा, दैट इज 12.8844। आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग, आंसर ना देने की अगर कसम ही खाई है कि भाई साहब कसम खा के निकले आज, जैसे वो कहते हैं ना डायलॉग कि सर से कफन बांध के निकला हूँ, आज कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या फिर किसी करके जाऊंगा, ऐसा तो कोई सीन नहीं है कि आज आपने आप कसम लेके आए कि उत्तर देंगे ही नहीं। देते रहो कमेंट सेक्शन में, देते रहो। मेरे बात पढ़ाने के बाद भी आप इसको कमेंट सेक्शन में रखो। जो लोग रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं वो भी उत्तर अपनी कॉपी पर देते रहे। बहुत बढ़िया, देने के बाद आपकी शक्तियां जागती हैं, ऐसा लगता है हनुमान जी की तरह सो चुकी हैं, उठाना पड़ रहा है उनको। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल। धनात्मक पूर्णांक के ऐसे युग्म की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्तक 9 है, बताइए क्या होगा। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्तक सिर्फ 9 है, क्या होगा जवाब, चाहेंगे आपका सवाल। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। मैथ नहीं आती, कोई बात नहीं प्रीति, अभी आपको मैथ सिखाएंगे धीरे धीरे, चिंता मत। 3 दिन देखो मैथ सिखाते हैं, 3 दिन नंबर सिस्टम पढ़ाए ना, 3 दिन सिखाते हैं, फिर 3 दिन आपके पास जवाब के साथ जुड़ते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, टेंशन फ्री। तो कितनी होगी तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिल रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं है पूनम जी, आप आए, अच्छा लगा। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म की संख्या जिनका योग 99। अब देखो भाई योग 99 यानी 2 संख्याएं हैं और एक कंडीशन है कि भाई ये 9a और 9b होने चाहिए, क्योंकि 9 महत्तम समापवर्तक है तो 9a जमा 9b तो होगा। ये है कंडीशन कि भाई 9 और 9b के रेस्पेक्ट में चलेगा, क्योंकि दोनों में 9 कॉमन होना बहुत जरूरी है और दोनों को जोड़ के 99 भी है। तो सबसे पहली संख्या आई 9 और 90। देखो इसमें 1 पुट कर, इसमें 10 पुट कर दिया, 9 एकम 9, 10 नाम 90, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 99, और संख्या दोनों 9 की मल्टीपल है, 9 की मल्टीपल होनी जरूरी है। दूसरा क्या हुआ 18, 9 72 और 9 9 81, 9 27 और 9 72, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। इसके अलावा कोई और हो तो बता दो भाई। 63, 9 7 63 होना चाहिए ना। एक और बच गया, कौन सा है, 45 लिख दूं,
45, 9 पंजे 45 और 54। ये देखो, इसके अलावा कुछ और तो बता दो, जोड़कर यही आएगा 9 छिक्का 54। समझ में आ गई बात? तो यानी क्या मिला, 9 90 एक फैक्टर, 8 81 एक युग्म, 27 72 एक युग्म, 36 63 एक युग्म, 45 और 54 एक युग्म। राइट ऑप्शन क्या हो, 1 2 3 4 5, और आपको जवाब मिला है भाई साहब ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5। इज इट क्लियर? बढ़िया, अमन ने एकदम सही जवाब दिया है, कहा एकदम क्लियर सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया से आपके जवाब मिल रहे हैं। एक और सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, देखता हूँ नया सवाल किस तरह से आप करते हैं उसको पूरा। ये रहा आपका सवाल, रहना जाए अधूरा। यदि 12 व्यक्ति एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस खाई को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे? देखते हैं जवाब। एक 12 व्यक्ति एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस खाई को खोदने के लिए कितने व्यक्तियों लगाने की आवश्यकता होगी? ये सवाल आपके सामने है और मैं चाहूंगा जवाब भी आपकी तरफ से निकल के आए तेजी से। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, मैं तो बताऊंगा आराम से कर लेंगे। तो शायद आपको याद भी आ रहा होगा, कुछ बताया था मैंने कि 12 व्यक्ति एक खाई को कितने दिन में खोदते हैं? 20 दिन में खोद सकते हैं। खाई तो सेम ही है, तो शायद आपको याद आ रहा हो असली मसाले सच सच, MDH सुना है ना आपने? तो बस MDH का तड़का लगाओ और सवाल को जल्दी से बनाओ। क्या बना सवाल? दैट इज MD1H1 H2 है ना, M1D1H1 M2D2H2। अब यहां पर जो है ना घंटे नहीं थे तो घंटे को हटा दो, तो क्या बना, M1D1 बराबर M2D2। तो M1 का वैल्यू कितना है, 12 आदमी, डे कितने थे, 20 दिन, बराबर M2 कितना, वो तो पूछ ही रहा है, और दिन कितने, 15। तो M2 का वैल्यू निकालने हैं, 12 गुणा 20 बटा 15, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 3 चौके 12, 16 आदमी लगेंगे। 16 आदमी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग खेला खेल रहे हैं और आपके उत्तर सही समझ में आ रहे हैं। तो ये खेला जारी रहेगा और इस खेला को जोड़कर तोड़कर आप तेजी से जवाब देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत जवाब आप लोगों का मिला है मुझे, दैट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते नया सवाल क्या हुल खिलाता है। एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा, 5 लीटर पानी मिला दिया, तत्पश्चात उसे वह 9 रुपए प्रति लीटर में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सवाल आपके सामने है। तो लाभ तो आपको बताना है, हम तो बैठे हैं हानि पाने के लिए यहाँ। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ये दोनों संख्या लिखी है 1/5, ये लिखा 8 सही 2/5, ये लिखा 7 सही 1/, मैं लिख देता हूँ कोई बाद में दिक्कत हो। ऑप्शन डी क्या है, 7 सही 1/7%। ऑप्शन सी क्या है, 8 सही 2/5%। ऑप्शन ए क्या, 1/5। साफ साफ देखा, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इन दोनों को बदल दिया है। और देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। ABCD के रूप में आप लोगों के सवाल यहां पर आ रहे हैं, जवाब चाहेंगे क्या मिलेंगे? हाँ जी, तो पोल नहीं आ रहा है आपका, मैं देख रहा हूँ, शांति तो समझ लो, मैं ही समझा देता हूँ, बहुत टाइम लगाते हो आप तो करने में क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं सवाल क्या था। एक दूधी ने 70 लीटर दूध खरीदा, 70 लीटर भाई साहब दूध ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे 5 लीटर पानी मिला दिया, दूध हो गया 75 लीटर, उसको 9 रुपए के हिसाब से बेच रहे थे। 9 पंजे 45 का 5 कहाँ से लगे, 4 9 66, तो 675 रुपए का दूध भाई साहब ने बेच दिया। अब मुझे बताओ 675 का उसने मिल्क बेचा, लाया कितने का था, 630 रुपए का। यानी 630 रुपए का दूध उसने 675 रुपए का बना के बेच दिया। तो भाई मोटी सी बात है, 675 हुआ सेलिंग प्राइस,
कॉस्ट प्राइस हुआ 630। क्यों? क्योंकि 675 का वो लेके आया था, 630 का उसने बेच दिया। अब कितने बचे? आपने कहा 5 4 45 रुपए का फायदा कमाया भैया ने। कितने पर? 630 पर। 630 कॉस्ट प्राइस था ना, तो 45 का रुपीज कमाया प्रॉफिट। कितने पर? 630 पर मल्टीप्लाई बाई। ये तो करोगे भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। यस के नो? अब डटे रहा करो मैदान में। चलो कर ले, 0 से 0 कट गया। 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, कितना हुआ? 50/7। फैक्टर कर दूं? 7 सत्ते 49। क्लियर भाई? समझ में आ गया सबको? यस के नो? बहुत बढ़िया, सब बड़े समझदार बच्चे हैं, सब कहते हैं यस सर, यस सर। नो का तो कोई चांस ही नहीं देता, नो का तो मौका ही नहीं आता कि कुछ नो को भी दिया जाए। कोई बात नहीं है, कैसे दिया जाए अभी देखते हैं, इस नो को क्या दिया जाए। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, इसमें से उसने कुछ धनराशि 4% पर, शेष धनराशि 5% पर उधार दी। यदि कुछ वर्षों में उसे कुल 700 रुपए का ब्याज मिले तो 4% पर उधार दी गई राशि क्या है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। सवाल का जवाब चाहूंगा भाई साहब, गलती ना करना मेरे दोस्तों। चलो देख लेते हैं सवाल को। दो तरीके से आप कर सकते हैं, तो फार्मूला बेस कर सकते हैं या फिर सीधा आप कर सकते हो। मैं माना पहले आपको बेसिक बताता हूँ कैसे करते हैं। हाँ, लाइक शेयर जरूर करते रहे। लाइक शेयर का कोई भाई, मैं कहता हूँ, टेक्निकल टीम भी बार बार कहती है, हम भी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब ने कुछ चार्ज वार्ज तो नहीं लगा दिया लाइक और शेयर करने का, कि जो भी बंदा शेयर करेगा उसको 5,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। कुछ ऐसा हो तो मत करना। अगर ऐसा नहीं है तो खुल के करो, किस बात का डर है? चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। विक्रम आप समझे? अरे क्या बात है, शुक्रिया विक्रम। चलो देख लेते हैं। मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा आपको। पहले 16,000 रुपए थे, मैंने माना 4% की जो राशि दी गई वो x रुपए थी, और 5 वर्ष पर दी गई राशि जो थी वो कितनी हो गई? हमने माना वो राशि हो गई, कितनी हो जाएगी? अगर 16,000 राशि थी, उसमें से x% जो है 4% पर x रुपए दिए गए, तो 5% पर कितने हो गए? आपने कहा 16,000 में से x रुपए घटा दो, ये तो आएगा। और इन दोनों का ब्याज किसके बराबर? उसने कहा 700 रुपए के बराबर मिलता है। यही तो सवाल है। हाँ भैया, इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं किसी का? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, वैसे समझ में आना चाहिए। हालांकि आप इसको एक फॉर्मूला भी मैं बता दूं, 1/R1 - R2, दोनों का डिफरेंस होता है, R0 दोनों का डिफरेंस, इंटू 100, कितने वर्ष था? 1 वर्ष की बात हो रही थी, अपॉन T मीन्स टाइम कितना है वो आपको लगाना है, ठीक है ना? I मीन्स इंटरेस्ट, और मल्टीप्लाई बाई माइनस का टोटल अमाउंट P × R। ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बहुत बड़ा है, ये निकला इसी से जो हम कर रहे हैं, फॉर्मूला बना इसी से। आप फॉर्मूला का अप्लाई कर लो, नहीं सीधा सवाल को कर लो। अब क्या करें? x रुपए दिए गए 1 साल के लिए 4% की दर से, प्लस 5% की दर से कितने दिए गए? x 16,000 माइनस का x मूलधन, क्योंकि इतना ही बचा ना, गुणा 1 समय और दर 5% बटा 100, किसके बराबर है? 700 के बराबर। हो सकता है सवाल? हाँ सचिन, दोबारा से रिपीट करूंगा। हो सकता है सवाल के नहीं हो सकता है? आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं।
1/R1 I2 दो अदर होंगी, पहले ये थी फिर ये हो गई। 100 में I का मल्टीपल, कितना इंटरेस्ट था उसमें, 100 का मल्टीपल बटे टाइम माइनस प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R2। बस ये सवाल करना और कुछ भी नहीं करना, आपको समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R2 करने पर। ठीक, ये फिक्स है, मैं दोनों से करा देता हूं। तो आपने देखा ये हो गया 4x, है ना, ये 4x हो गया, ये हो गया 5x, और ये हो गया 16 पंजे 80। जब 100 को उधर भेजा तो ये होगा 70,000। तो x बराबर कितना आया, x का वैल्यू 10,000 रुपये। कोई दिक्कत? 4% पर दी गई राशि 10,000 रुपये थी। एक तो ये तरीका तो बेसिक था, आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। 1/R1 था तो 1/R1 कितना था, 5, 4 इंटू 100 गुना इंटरेस्ट 700 रुपये, टाइम मीन्स 1 साल, माइनस 1600 गुना R2 कितना 5। आप इसको करते तब भी उत्तर वही मिलता, ठीक है ना। तो फॉर्मूला नहीं समझना, कंसेप्ट समझना है, सवाल कैसे कंसेप्ट के थ्रू होगा वो आपको समझना है। देयर इज नो नीड टू लर्न और रोड लर्निंग फॉर मैथमेटिक्स। एक और सवाल, बहुत ही अच्छा सा सवाल एक और दे रहा हूं आपके सामने। निम्न कथनों में से सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बहुलक बराबर 3 माध्यिका जमा 2 समांतर माध्य, बहुलक बराबर 2 समांतर माध्य जमा -3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, स्टेट्स का सवाल है, सांख्यिकी का और इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, वो आपको यही सवाल यही पूछता है जो आपके सामने लिखा है। या पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन, तो ये आपको रिलेशन देना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे रिलेशन मिलने लगा है ABCD के रूप में, और चाहूंगा जवाब मिलेगा मुझे ABCD के रूप में। क्या आप आंसर देने वाले हैं? यस, चलो शुरू करो जल्दी से फटाफट, क्या मिलेगा मुझे जवाब। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अगर हम बात करते हैं इन तीनों एवरेज के रिलेशन की, तो रिलेशन क्या बनता है, वो बनता है ऑप्शन नंबर सी। बी इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे होता है देखो, आपसे कहा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखो क्यों बोला मैंने, तो जो महूडक है, जो वो मोड है, वो क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 माध्यिका 3 मीडियन -2 में। ये सवाल यूज, ये रिलेशन यूज कहाँ होता है, स्टेट्स में। जब आपको मीन और मोड दिए हो, मीडियन निकालना हो, जब आपको मीडियन और मोड दिए हो, आपको मीन निकालना हो, द लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर। आपको जब कौन सा ढूंढ रहा है ये आपको बताना है। तो ये हमेशा मोड इस तरह से आप निकालेंगे, ये इनका रिलेशन है। ये उल्टा सीधा घूमता रहता है ना। आप चाहेंगे इसमें से मोड निकालना, तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, बट इधर हो जाएगा। डिफरेंट वे में इसको दिया जाता है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा मोड बराबर 3 - 2, 3 मीडियन 2 मोड, बस आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ूं, एक और सवाल, चलिए आपके स्क्रीन पर रखता हूं वन मोर सवाल। ये रहा 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी? क्वेश्चन आपके सामने है। ए कट गया, मैं से लिख देता हूं, ABCD, 4 ऑप्शंस आ रहे हैं भाई। इसका जवाब तो दे दो यार, ऐसे ना करो, ऐसे अत्याचारी ना बनो कि जवाब आपसे निकले ही ना, ऐसे अत्याचारी खूंखारी ना बनो कि जवाब ना दे पाओ।
जल्दी से जवाब देने की कोशिश करो यार, ऐसे कैसे चलेगा अगर आप इतने स्लो मोशन में काम करेंगे। हाउ इट्स पॉसिबल कि यू कैन लर्न द टॉपिक, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू यार। चलो देख लेते हैं, देखो 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाले, अब इसका व्यास कितना दिया है 4.2, ओके ये बनाया मैंने वृत्त, ये बनाया मैंने व्यास। उसने कहा इस वाले वृत्त की परिधि, अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आपने वैसे त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि परिधि 2πr होती है और ये जो होता है 2r होता है, तो इसको आप पाई इंटू 2r भी पढ़ सकते हो या फिर आप इसको डी पाई भी पढ़ सकते हो, डी में डायमीटर, ठीक है। अब उसने कहा आपको डी पाई का वैल्यू देना है, उसने बोला व्यास कितना 4.2। अब बात आती है कि आप इसमें जो आपने कहा डी पाई, तो पाई का मतलब कितना 22/7 ही तो होता है, 7 छंग 42, 22 छिका 132, आंसर सी नहीं डी ऑप्शन है। सी क्यों होगा, डी ऑप्शन होगा। विक्रम सही किया आपने, एकदम सही जवाब दिया विक्रम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 13.2। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ देखते हैं क्या आपका जवाब मुझे मिल रहा है और कैसे आप जवाब को बोल दे रहे हैं सही सही तरीके से। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, बढ़ता हूं आगे, लेता हूं एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। 11 परिणामों का औसत 60 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक है और अंतिम 6 परिणामों का औसत अंक 62 अंक है, तो छठे परिणाम के कितने अंक हैं, कितने नंबर आए उसके, ये बताना है। यस, जवाब नहीं मिल रहा है आप लोगों का, भाई तेजी से जवाब दिया जाए। ऐसे शांतिपूर्वक कैसे काम चलेगा, अगर शांति शांति रहोगे तो ये काम कैसे चलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। ओके समझते हैं। अब सभी जानते हैं अगर जब मैं एवरेज निकालता हूं, जब मैं एवरेज निकालने की बात करता हूं, एवरेज क्या होता है, आप कहते हैं कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या तो होता है ना। चलो अब कुल योग बटे कुल संख्या आपने मिला दिया, तो यानी अगर मैं कुल योग की बात करूं तो कितना हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर। अब मैं 11 की बात करता हूं, 11 परिणामों का रिजल्ट कितना हुआ, आपने कहा 11 गुना 60, क्योंकि टोटल निकालना है, तो हमने 11 परिणामों का कितना हुआ 11 मल्टीप्लाई बाई 60 बराबर 660। तो भाई 11 परिणामों का जो औसत था वो 60 था, आपने टोटल देखा 660 हो गया। उसे बोले पहले 6 परिणामों का, पहले 6 परिणाम कौन से हुए, 6 गुना 59, इनका टोटल कितना बना, आपने कहा 9 छिक्का 54, 6 पंजे 30 और 5 35, ये होगा ना 354। बात समझ में आ गई यहाँ तक। जहां भी किसी को समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं अंतिम 6 का, अब अंतिम 6 का भी निकालो, 6 दूनी 12, 6 दिन 36 और 37, यानी अब उसने आपने दोनों का टोटल निकाल लिया, दोनों का टोटल कितना बना, आपने कहा 3 और 3 6, 4 2 6, 7 5 12, 6 और 1 7, 7। यानी आपने क्या देखा, अगर मैं आपसे बात करता हूं, अब टोटल थे वो 11 अंक, अब आपने 12 अंक यहाँ पर बना लिए, तो ये 12 अंक जो मिले हैं, तो ये 12 अंक का टोटल तो इतना है, जबकि इसमें एक अंक 2 बार ले गया, क्योंकि जब आपने पहले 6 देखे होंगे
तो पांचवा छठा नंबर भी आया होगा। जब आपने अंतिम 6 देखे होंगे तो फिर बीच वाला पांचवा नंबर आया होगा। दोनों लिए ना बीच में, तो एक नंबर को 2 बार प्रयोग कर लिया गया। तो ये होगी 6 और 6 12 संख्या है। हम जो पूछे 11 संख्याओं का, तो 11 संख्याओं कितना निकाला था आपने अभी? आपने कहा तो दिया था सवाल में 11 छिक्का 660, समझ रहे हो ना? तो मैंने 660 इसमें से घटा दिया, कितना बचा? आपने कहा सिर्फ 66 टन बच गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई साथी मेरे जिसको समझ में ना आया हो यस के लो, जल्दी बताइएगा। इज इट क्लियर ना हो अभी? ठीक है, कोई ऐसा साथी जिसको समझ में ना आया हो? विक्रम, क्या समझ में नहीं आ रहा? विक्रम जल्दी बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? विक्रम कह रहे सर क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या विक्रम? कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? इज एवरीथिंग ओके ना? चलो तो एक सवाल और देते हैं आपके सामने और जानते हैं एक और नए सवाल का जवाब क्या देंगे आप। ये रहा आपके सामने, x तथा y की आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 1600 रुपए की बचत की तो x की आय है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, सिंपल थ्योरी है, देखते हैं कैसे करेंगे आप इस सवाल को। भाई x और आय का अनुपात 5:4 है, उनके खर्चों का अनुपात दिया 3:2 और वर्ष के अंत में वह प्रत्येक 1600 रुपए की बचत भी कर लेता है, सेविंग देनी। तो उनकी आय क्या है? देखते हैं हमको जवाब क्या मिलता है। समझते रहे ना, मैं लिख देता हूं। ये x भैया थे, ये y भैया थे। x के कह रहे हैं 5:4 में तो उनकी इनकम हो गई, 3:2 में उनके खर्चे हो गए। तो अगर मैं आपसे बात करूं, भाई इसने कहा इनकम कितनी है, आय इतनी हो गई, खर्चे इतने हो गए। अगर मैं आय में से खर्चे निकालूं तो क्या मिलेगी? बचत ना। ये तो मिलेगी 2, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो मुझे बता देना। तो यानी आपने इनकम और खर्चे निकालने शुरू कर दिए। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं भी बता देता हूं आपको, है ना? तो यहां तक क्या हुआ? अब टोटल जो बचत है वो 1600 रुपए की थी, तो बचत है 2 दोनों की, वो है 1600 रुपए की। तो एक आदमी कितनी हो गई? आपने कहा 1600/2 800 की, है ना? 800 की तो हुई। तो उसकी इनकम कितनी हुई? 8×5 = 40, 4000। अदरवाइज इसको आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हो, मैं वो भी बता देता हूँ आपको एक्स वाई मान के कैसे करते हैं। विक्रम ने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ बार बार, शायद मेरे को जवाब आएगा लेकिन नहीं आया। चलिए बात समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से आई आपको। तो एक और सवाल बताने से पहले इसको मैं एक्स वाई से भी करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। एक्स वाई, और मेरे बाद अमित सर आने वाले हैं, जल्दी से उनका स्वागत, भव्य स्वागत के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो आपको पढ़ाएंगे संस्कृत धमाकेदार तरीके से। लेकिन पहले इस सवाल को मैं एक बार एक्स वाई से भी कराना चाहूंगा, 1 मिनट रुकिएगा। देखो अगर मैं इसको एक्स मानता तो हमने माना कि जो वाई का जो एक्स की जो आय है, आय जो एक्स की दी है वो 5 थी, तो हमने माना 5x और खर्चे कितने हैं 4। ऐसे ही भाई साहब दूसरे वालों की जो वाई थे उनके खर्चे कितने 3x और 2, ये तो हो गया। उसने कहा अगर इन दोनों को घटाया जाए, भाई सिंपल सी बात है, इसमें आप 3 करना, तो 5a - 3b बराबर 1600 है। इसको घटाया जाए तो 3x - 2b, ये भी 1600 है। बस अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? यस के नो? हाँ जी, क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया ये सवाल, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके सवाल आज के